दोस्तों नमस्कार। सब कुछ इतना आसान नहीं है जो नजर आ रहा है। दरअसल इस वक्त तो बहुत बहुत के राजनीतिक भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। यह एक ऐसा चुनाव है जिस चुनाव के आश्रय आने वाले वक्त में चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, और इसके चुनाव परिणामों का असर आपको महाराष्ट्र और झारखंड में दिखाई देगा ही। यह असर तो दिल्ली और बिहार तक जाएगा। उत्तर प्रदेश भी इससे बचा नहीं रहेगा, जहां पर 10 उपचुनाव होने हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है? एग्जिट पोल ने कह दिया हरियाणा के भीतर कांग्रेस की सत्ता बनने वाली है। जम्मू कश्मीर के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन या तो सरकार बनाएगा या सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर होगा, यानी सत्ता उसी की बनेगी। इतना आसान नहीं है। इस दौर में खास तौर से जब सबको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहीं आखिरी चुनाव ना हो जाए। सबको पता है इस दौर में राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को जिस तर्ज पर उठाया, वो मुद्दे कहीं चुनाव परिणामों के आश्रय कुंद ना पड़ जाएं। सबको पता है कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक भविष्य भी इन्हीं चुनाव परिणामों के आश्रय झूलने तो लगा है। और सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ जिस तर्ज पर हुआ, उसमें देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जो बिसात बिछाई, उसकी भी तो अग्नि परीक्षा है। तमाम परिस्थितियां क्या वाकई इतनी आसान नहीं है? और इन सब के बीच जो बिसात बिछ रही है, उसमें आज की तारीख में अभी के वक्त जो दावे किए जा रहे हैं, जो दावे ठोके जा रहे हैं, क्या इस आश्रय कोई कह भी सकता है कि एग्जिट पोल को आप अनदेखा क्यों करना चाहते हैं? बीजेपी के भीतर तमाम कार्यकर्ताओं को, जिनको कल मौजूद रहना है जहां पर वोटिंग सेंटर होगा, हरियाणा में खास तौर से उन्हें जानकारी दे दी गई है कि दरअसल हरियाणा में जो एग्जिट पोल है वो उस दिन का है ही नहीं। और एग्जिट पोल में कभी भी 90 सीटें जब रहती है तो एग्जिट पोल वोटों का जो अंतर होता है या जीत का जो अंतर होता है वो 10, 12, 15 सीट तक तो नहीं देता है। और सामान्य तौर पर यह माना भी जाता है कि दरअसल 5 सीट ज्यादा या 5 सीट कम। ध्यान दीजिए, सबकी नजर थी इंडिया माई एक्सिस को लेकर, लेकिन उसका अगर आप गैप देखिएगा तो तकरीबन वह 12 सीटों का है। यानी कुल 90 सीटें हैं और उसमें 18 सीट बीजेपी को मिलेगी या 30 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 52 सीट मिलेगी या फिर वो 65 सीट मिलेगी। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? और राजनीतिक तौर पर अगर तमाम एग्जिट पोल के बीच में आप खड़े हो जाइए तो एक बात तो तय है कि 50 से 55 सीट के बीच तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कांग्रेस हरियाणा में ले जाएगी। तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जम्मू के भीतर वर्चस्व रहेगा बीजेपी का और कश्मीर के भीतर वर्चस्व रहेगा फारूक अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। लेकिन आज सवाल उससे हटकर है, क्या एग्जिट पोल की साख की भी परीक्षा कल होनी है? और जिस तर्ज पे बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दावा ठोक रही है और उससे हटकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं और उस दावे के साथ साथ वह विधायकों को भी खड़ा कर रहे हैं, यानी वो मानकर चल रहे हैं हम तो जीतेंगे और हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और पहली बार हरियाणा के भीतर कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर एमएलएज या फिर सांसद जो हरियाणा के हैं या फिर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहने से अब नहीं कतरा रहे हैं कि हाईकमान तय नहीं करता है। दरअसल ये विधायक तय करते हैं और विधायक जिन नाम पर अपनी मुहर लगाता है वही नाम चला जाता है हाईकमान के पास। हाईकमान उसे बदलता नहीं है क्योंकि विधायकों की सहमति है। और इन परिस्थितियों के बीच हरियाणा में ही कुमारी शैलजा कहती है हाईकमान तय करता है, हाईकमान को ही तय करना है, इसीलिए अभी से आप जोड़ तोड़ मत लगाइए। लेकिन सवाल तो दूसरा है। सवाल यह है कि चुनाव परिणाम और मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें अगर वाकई एग्जिट पोल के आश्रय है तो उसके भीतर का सच क्या है और घबराहट क्या है? क्या घबराहट वाकई पोस्टल बैलेट को लेकर है या फिर घबराहट इस बात को लेकर है कि कहीं इलेक्शन कमीशन सक्रिय तो नहीं हो गया? क्योंकि फाइनल कितनी वोटिंग हुई इसका कोई आखिरी आंकड़ा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नहीं है। आखिरी आंकड़ा 67% की जानकारी दी गई, लेकिन आखिरी आंकड़ा कितने करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा इस बार वोटर थे। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव में चले जाइएगा 2019 के चुनाव में, तो उस वक्त शाम के 7, साढ़े 7 बजते बजते पहला डाटा आ गया था इलेक्शन कमीशन का हरियाणा को लेकर और दूसरा डाटा आया था रात के 9 बजे, उसी दिन जिस दिन वोटिंग हुई थी। लेकिन यहां तो वोटिंग हो चुकी है, आखिरी डाटा आया नहीं है।
जम्मू कश्मीर के भीतर कितने डिप्लोमेट्स आए, किस तरीके से घूमे, सरकार ने क्या क्या दिखाया और किन किन परिस्थितियों के बीच कैसे इस दौर में आर्टिकल 370 गायब हो गया और कैसे एक झटके में स्टेटहुड का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल गई आर्टिकल 370। पीडीपी ने भी खामोशी सी बरत ली, क्योंकि सबको पता है इस दौर की परिस्थितियों में क्या वाकई जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के वक्त में बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। और यह मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी अगर जम्मू को रिप्रेजेंट करती है तो कश्मीर में उसका रिप्रेजेंटेशन शून्य है, नहीं के बराबर है। तो फिर एक ऐसे गठबंधन की व्यवस्था हो जाए जिस आश्रय यह कहा जाए कि देखिए कश्मीर भी शामिल, जम्मू भी शामिल, यानी इधर भी पार्टी उधर की भी पार्टी दोनों मिलकर बना रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी से हटकर आप कोई दूसरा गठबंधन कैसे देखेंगे। आंकड़ों के लिहाज से आज चीजों को हम समझना शुरू करें और जिन परिस्थितियों में बात आकर मुश्किल परिस्थिति बता रही है, उसमें जम्मू कश्मीर में 5 जो नॉमिनेट पर्सन होते हैं जिनको कि सरकार बनाने में उनके वोटिंग को भी गिना जाता है, वह सरकार आकर 5 लोगों को नॉमिनेट करे या राज्यपाल के ये हक में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो राज्यपाल को हक देता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की स्थिति में फारूक अब्दुल्ला आ चुके हैं, कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। मैसेज क्या है? मैसेज को समझने के लिए आज एक एक परत को हम आपके सामने खोलते चलते हैं। सबसे पहले बात तो महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की इसलिए क्योंकि संजय राउत महाराष्ट्र में बैठकर यह अंदेशा जता रहे हैं कहीं खेल ना हो जाए, और पोस्टल बैलेट का खेल बहुत बड़ा होता है। तो क्या उसकी आहट उन्हें महाराष्ट्र में भी सुनाई देने लगी? हालांकि वो कह रहे हैं तमाम जगहों पर बीजेपी हारेगी, लेकिन फिर यह सवाल क्यों है? उन्हीं की बात से आज बात को शुरू किया जाए। वो संभाल लेंगे मीन्स घोटाला करेंगे पोस्टल बैलेट में। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या है ना, उनकी ताकत है पोस्टल बैलेट में है, तो सबको हमको सतर्क रहना पड़ेगा। हरियाणा बीजेपी हार गई, जम्मू कश्मीर बीजेपी हार गई, महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है और झारखंड भी बीजेपी हार रही है। ये घबराहट और ये अंदेशा क्यों हो चला है? क्या इस दौर में इलेक्शन कमीशन से पूरा भरोसा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का डिगा हुआ है, या कल जो चुनाव परिणाम आएंगे उसको लेकर भी सवाल हर तरीके से उठने वाले हैं? आइए एक एक पन्ने को खोले, और 2 ही तो बड़े पन्ने हैं, एक हरियाणा का पन्ना और एक जम्मू कश्मीर का पन्ना है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा पेंच तो यह है, क्या वाकई राज्यपाल अगर 5 विधायकों को नॉमिनेट करते हैं तो 95 की संख्या हो जाती है, और 95 की संख्या का मतलब यह है कि बहुमत के लिए 48 विधायक चाहिए। कश्मीर के भीतर 47 और जम्मू के भीतर 43 विधायक चुनने की स्थिति में परिसीमन के बाद यह तय हुआ। 47 की 47 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत नहीं सकती है। सामने राशिद इंजीनियर के अपने 5-6 निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी भी भारी है, सज्जाद लोन की 1-2 सीट को लेकर मौजूदगी भारी है, और इन सब के साथ पीडीपी भी 6-7 सीटों को लेकर अपनी मौजूदगी तो दिखा रही है। तो पहला मैसेज तो यही है कि दरअसल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी भी तो वह 25 से 30 सीट के बीच जीत पाएगी, उससे ज्यादा नहीं जीत पाएगी। और इसके ठीक दूसरे अक्ष में आइए, जम्मू के भीतर वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस अपने बूते नहीं लड़ रही है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुकी है। तो जम्मू के भीतर यह सवाल है, क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी कांग्रेस को वोट दिया जाता या नहीं दिया जाता? और इन सवालों ने उलझा भी दिया। यानी जो लोकप्रियता राहुल गांधी ने बनाई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू के इलाके में चुनाव लड़ने पर उसकी तादाद जितनी जीत की होनी चाहिए, क्या वो नहीं हो पा रही है? और बीजेपी अपने तौर पर कह रही है कि हम 30 से 35 सीट जीत जाएंगे। और अगर 30 से 35 सीट जीत रहे हैं तो देखिए हंग असेंबली के साथ एक नई परिस्थिति बनती है। वो परिस्थिति बनाती है कि दरअसल एक बार फिर बीजेपी अगर पीडीपी के साथ मिल जाए तो भी क्या वो वाकई सत्ता तक पहुंच जाएगी? 6-7 सीट उसे भी दे दीजिए, तब उसमें नॉमिनेशन जिनका होगा वो बड़े मायने रखेंगे, और वो 5 नॉमिनेशन अगर राज्यपाल कर रहे हैं तो वह बीजेपी के हक में होंगे। और दूसरी तरफ आज पीडीपी ने यह भी कह दिया कि हम समर्थन दे देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक साहब ने भी कह दिया जी बीते 10 बरस के जो हालात हैं सब कुछ बिगड़ चुका है, सबको मिलकर बनाना होगा, सभी को साथ आना होगा। लेकिन यह तो अभी की स्थिति अभी कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? और इन परिस्थिति में जब यह सवाल आया कि 5 नॉमिनेशन विधायक जो होंगे नॉमिनेटेड,
उनकी महत्ता इस चुनाव परिणाम पर भारी पड़ जाएगी तो आमने सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी खड़ी हो चुकी है। इन दोनों की बातें जिस तर्ज पर निकल रही है वो बहुत साफ बता रही है कि यह बड़ा मायने रखता है। और पहली बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कह रही है कि देखिए, इस बार पहली बार आपको एक हिंदू मुख्यमंत्री मिलेगा जम्मू कश्मीर का। गठबंधन किसी के साथ हो, लेकिन इससे पहले के गठबंधन में आपने महबूबा मुफ्ती के साथ रहकर देखा, लेकिन अब पहला मुख्यमंत्री हमारा होगा और हमारी सीट 35 के करीब तो होगी ही। अब इस मैसेज के इर्द गिर्द सबसे बड़ी बात यह हो गई कि आखिर यह नॉमिनेशन वाला मामला पूरे चुनाव पर भारी पड़ गया। सुन लीजिए दोनों की बात। पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। संवैधानिक व्यवस्था क्या है इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले होगा उनकी कन्वीनियंस के कारण या किसी की कन्वीनियंस के कारण ही होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और एलजी साहब उसके लिए ऑथोराइज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उन्हीं का ही प्रेरोगेटिव है। तो ये जो स्पष्ट है, कांग्रेस तो इस प्रकार खामखा मुद्दा बना के लोगों को जो है उनके अटेंशन को जो है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और उनकी ये बखलाहट भी है क्योंकि वो हारे हुए हैं, तो हारे हुए उसका जो है उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी के निर्मल सिंह, दोनों की बातें एक दूसरे से टकराती है और यह सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों पर 5 नॉमिनेटेड विधायक कितना असर डालने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच राशिद इंजीनियर भी यह कहने से चूकते नहीं कि दरअसल कोई जीते कोई हारे, सरकार तो किसी को बनानी ही नहीं चाहिए। इन्हें सरकार तो तब बनानी चाहिए जब यह केंद्र पर दबाव डालें कि पहले आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, उसके बाद ही हम सरकार बनाएंगे। और खुद राशिद इंजीनियर अब यह कहने से चूक नहीं रहे कि फारूक साहब ने कहा था कि दरअसल यहां पर जो भी सरकार चुनी जाएगी, अगर स्टेटहुड नहीं होगा तो उसके पावर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले होंगे, यानी आप स्टेट को संवार कैसे सकते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक साथ मिलकर, एक साथ आकर एक नई बिसात बिछाएं और जम्मू कश्मीर को नए राज्य के तौर पर दोनों तरफ से ठीक करने में यह कहकर लग जाएं कि अलग अलग राह चलेंगे तो स्थितियां नाजुक रहेंगी। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी जिन बातों को रखते चले गए उसमें निशाने पर बीजेपी और आरएसएस रही, उसमें निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी की कॉरपोरेट नीतियां रही, उसमें निशाने पर इस देश के भीतर में जो हाशिए पर पड़े लोग हैं उनके साथ खड़े होकर एक समाजवादी नारा देने की स्थिति में खुद राहुल गांधी आए। इस देश के भीतर में नफरत का जिक्र करते वक्त फारूक साहब खुलकर साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और इंडिया गठबंधन के भीतर तो पीडीपी की मौजूदगी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी भी, तो क्या एक नई परिस्थिति इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में बन सकती है? यह सवाल तो है। और इस सवाल के अक्स तले जेल से निकले हुए राशिद इंजीनियर, जिनकी जमानत 2 तारीख को खत्म हो गई थी, लेकिन एक झटके में उसे बढ़ाया गया और यह माना गया कि अगर बढ़ेगा नहीं तो अगर वो जेल में रहेंगे तो बाहर की राजनीति को साधने में वह असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो निर्दलीय विधायक है, चुनाव चिन्ह सबका एक है नहीं, पार्टी उस रूप में मान्यता पाकर सब कैंडिडेट्स को खड़ा कर नहीं पाई, तो उनकी जमानत को बढ़ा दिया गया 12 तारीख तक, यानी 8 को रिजल्ट आए और उसके बाद के वे घटनाक्रम में वो देखे, समझे, परखे। यह एक ऐसी सियासी बिसात है जिसको जम्मू कश्मीर के लोग बहुत महीन तरीके से समझ रहे हैं कि क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। वो चाहे जम्मू का बड़े से बड़ा पॉलिटिकल कमेंटेटर हो या कश्मीर के भीतर का कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर हो, कोई कहने की स्थिति में नहीं है। शायद इसीलिए राशिद इंजीनियर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर यह कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर
इस सरकार के पास नहीं रहेगा। वाकई बहुत दिलचस्प होगा कल चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर के क्या होते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और इस देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला तो हरियाणा का चुनाव है। यह कल्पना के परे है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस दौर में कांग्रेस के जरिए जो राजनीतिक जमीन उन्हें मिल रही है वो शायद उन्हें 60, 70, 80 सीटों तक भी पहुंचा सकती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एग्जिट पोल जब निकल कर आया तो एवरेज 50 से 55 सीट के भीतर वो अटक गए। यह कांग्रेस के भीतर का अंतर्विरोध था जिसमें वह शुरू से मान रहे थे कि वह यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी वह, और इन दोनों के बीच हरियाणा यानी हरियाणा में वही सब कुछ है। इसी आश्रय टिकटों का वितरण, इसी आश्रय राजनीतिक बिसात बिछाना और इसी आश्रय इस दौर में कुमारी शैलजा का सवाल हो या सुरजेवाला का सवाल हो, उलझने बढ़ती गई। राहुल गांधी को हाथ मिलवाने मंच पर दिल्ली से चलकर पहुंचना पड़ा और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें पहली बार लग गया कि सत्ता जब नजदीक दिखाई देने लगती है तो जो नेता होता है वह दरअसल उस विचारधारा को भूल जाता है कि जिस विचारधारा के आश्रय एक राजनीतिक जमीन बनाई गई, उसे नजर सिर्फ और सिर्फ वह कुर्सी आती है जिस कुर्सी के आश्रय वह अपनी विचारधारा को भी देखने लगता है। और यही काम तो बीते 10 बरस में राजनीतिक वजहों से या राजनीतिक सत्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने यही पाठ बीजेपी को पढ़ाया। सत्ता नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एग्जिट पोल के भरोसे ही सही, लेकिन वह ताल ठोक चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री हो रहा हूं, और वो राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली भी पहुंच गए। और इन परिस्थितियों के भीतर मैसेज यही है कि दरअसल तय तो विधायक करेंगे, और इसमें हाईकमान क्या विधायक ही सब मिलकर तय करेंगे तो वही तो फाइनल होता है। यानी एक तरफ कांग्रेस और उनके नेता पूरी तरीके से उस खुमारी में डूब चुके हैं जहां पर उन्हें कल मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी मिलने वाली है जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहीं कुछ और तो नहीं सोच रही है। तो एक बिसात यह है कि हमें मुख्यमंत्री होना है और इसीलिए क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, अपने विधायकों से कैसे बुलवाया जा रहा है, खुद को जननेता बनाने में कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। जयप्रकाश कांग्रेस के सांसद हैं, इनके बेटे इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े। उनसे पूछा गया आपकी राय क्या है, उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जननेता हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और ये कई लोग इस तरह का भ्रम पैदा करने का कई साल से प्रयास कर रहे हैं, मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है विधायकों की अनुशंसा, रिकमेंडेशन, रायशुमारी होगी और रायशुमारी में जिनको विधायक अनुशंसा अपनी करेंगे हाईकमांड को, हाईकमांड उसी को बनाती है और इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक सवाल है कौन बनेगा, अब कौन बनने में अगर कोई शंका समझता है, देखिए कांग्रेस हाईकमांड हरियाणा प्रदेश में आज के दिन को जननायक, मास लीडर, जनता का नेता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीब के हैं। लेकिन सवाल है कि दूसरी तरफ बीजेपी ये मानकर चल रही है कि तकरीबन 25 से 30 सीटों पर जो पूरा वोटिंग पैटर्न था वो बहुत साफ तौर पर कोई नहीं कह सकता है कि कांग्रेस वहां पर जीत जाएगी। यानी 18 से 20 सीट तो बीजेपी जीत रही है, 30 सीट कांग्रेस भी जीत रही है। इसके बाद कौन कितनी सीटें जीतेगा और उसमें 30 सीटें अगर फंसी हुई है जो बीजेपी मान रही है तो वहां क्या होगा। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी है कि दरअसल एग्जिट पोल जिन लोगों से बातचीत करता है वो उस दिन जब वोट देने के बाद बातचीत करने की स्थिति में संभव ही नहीं है कि उससे बातचीत की गई हो, क्योंकि वह खुद जो लोग वोट डाल रहे थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया कहीं नहीं दी। और इस बात की जानकारी 48 घंटे पहले वोटिंग से पहले निकल कर भी आई थी। और ध्यान दीजिए, हरियाणा के चुनाव का ऐलान होना, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना, उम्मीदवारों के नामों की वापसी होना, निर्दलीय जो खड़े हो गए बागी होकर उनके खिलाफ कांग्रेस के भीतर से कार्रवाई होना, और उसके बाद शैलजा का रूठना, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भीतर टकराव की परिस्थिति का आना, और उसके बाद राहुल गांधी का दोनों को मनाने जाना, फिर रोड शो निकालना, इतनी परतें हैं कांग्रेस के भीतर कि ये परतें बहुत साफ तौर पर बताती है कि दरअसल चुनाव शुरू से लेकर आखिर तक कई रंग में रंगते चला गया, बदलते चला गया, उसकी रंगत बदलती चली गई।
तो एग्जिट पोल के आश्रय मत जाइए, यह संदेश बीजेपी के कार्यकर्ता या एमएलए का चुनाव लड़ रहे नेताओं को है और उनकी तरफ से यह संदेश दिया गया उन्हें कि आपको कल डटे रहना है। यह डटे रहने वाला मामला जो है यह राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के भीतर भी है। कल आपको कोई कोताही नहीं बरतनी है, लेकिन इन सबके बीच जो सवाल जयप्रकाश सांसद जो कांग्रेस के उनसे पूछा गया, वही सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछा गया और उनका जवाब भी सुन लीजिए मुख्यमंत्री को लेकर। सर, नायाब सैनी ये कह रहे हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उनका तमाम रिपोर्ट है कि जनता जवाब देगी और कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम खराब है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनकी सोच है, हमारे को पूरा वो है और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता। मुख्यमंत्री का सवाल यह है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी, जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। अब हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने को बेताब है, लेकिन हकीकत क्या है राजनीतिक तौर पर इन्हीं नेताओं को लेकर? पहली हकीकत तो यह है कि बीजेपी आखिरी वक्त तक, यहां बीजेपी नहीं कहें बल्कि दिल्ली की सत्ता जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संभालते हैं, उनके लिए तमाम विचारधारा चुनावी जीत के साथ जुड़ी हुई है और उन दोनों को इस बात का एहसास है कि हरियाणा की हार और उसके बाद महाराष्ट्र की हार पूरी की पूरी बीजेपी की रंगत को बदल डालेगी, क्योंकि अध्यक्ष उनके अनुकूल का होगा नहीं। और लेकिन अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो फिर बीजेपी को कैसे चलाना है या कहें कैसे किस दिशा में ले जाना है, यह सब कुछ वही तय करेंगे। और यहां पर आरएसएस भी बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएगी, जो इस दौर में संकट महसूस कर रही है और हिंदुत्व का राग दोबारा से अलापना उसने शुरू कर दिया है। तो पहला सवाल तो यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की पहचान ही चुनावी जीत हार से जुड़ी हो और चुनावी रिजल्ट के दिन, रिजल्ट से पहले की उसकी खामोशी किसी तूफान की आहट तो नहीं है? यह पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, इस दौर में क्या एग्जिट पोल के आश्रय जो ताना बाना राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर बुना जा रहा है और उसमें जब इतने बड़े गैप के साथ 10 से 15 सीटों के गैप के साथ हर एग्जिट पोल आ रहा है, तो क्या एग्जिट पोल वाले भी ये मान चुके हैं कि दरअसल उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर है? क्योंकि जब चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, तेलंगाना में हुए, वहां के एग्जिट पोल डगमगाते हुए तो दिखाई दिए, खुलकर डगमगाए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो खास तौर से, मध्य प्रदेश भी आप कह सकते हैं, और मध्य प्रदेश को देख के राहुल गांधी ने कहा भी था वहां अंडर करंट कांग्रेस के लिए है, लेकिन स्थितियां बदल गई एक झटके में जब चुनाव परिणाम सामने आए। तो क्या दूसरा सवाल एग्जिट पोल के तौर तरीकों को लेकर है, या इस दौर में नेता तो छोड़ दीजिए, जनता भी इस हकीकत से वाकिफ हो चुकी है कि वह अपनी धड़कनों को एग्जिट पोल करने वालों को सुनने दे या ना दे? तो दूसरी परीक्षा उसकी भी है। तो सत्ता की परीक्षा है, एग्जिट पोल करने वालों की परीक्षा है, और तीसरी परीक्षा इस दौर में शायद लोकतंत्र की है, डेमोक्रेसी की है। और ध्यान दीजिए, राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे थे बीच बीच में, वह जब ये कहने पर आए कि हम आपको ये रेवड़ियां बांटेंगे, आप हमें वोट दे दीजिए, तब वो भटकते हुए दिखाई दिए। जब तक वो जिक्र संविधान का करते हैं, हाशिए पर पड़े तबके को मुख्यधारा में लाकर उनको उनके अधिकार सौंपने का जिक्र करते हैं, तब ये बात आती है कि दरअसल ये राजनीति कितनी सड़गल चुकी है और इसके समानांतर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी उन्हीं रेवड़ियों का जिक्र करके वोट मांगते हैं तो स्थितियां अनुकूल लगती नहीं, और शायद यह चुनाव इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो चला है कि फिर अगर चुनाव हार गए तो उनकी बातों को लेकर भी कौन कितना गंभीर होगा। इस सवाल पर चर्चा कल की जाएगी, जरूर की जाएगी, क्योंकि यह देश एक विकल्प देख रहा है। यह देश चाह रहा है कि वह अंगड़ाई ले, परिस्थितियां बदले, और इन बदलती हुई परिस्थितियों के बीच में मौजूदा सत्ता खड़ी है, कोई इससे आंख मूंद नहीं सकता है। और शायद यही वो वजह है कि आज की शाम और कल की सुबह बड़ा फर्क होगा। इंतजार तो कीजिए, बहुत कम वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।